Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's economics class we will discuss about industrial sector in India. Let's start without wasting any time. We all know what is industry. Industry क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमारे सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है जो किससे कंसर्न है? गुड्स के प्रोडक्शन से, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन के लिए उनको रॉ मटेरियल अलग अलग जगह से मिलता है. अगर फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां से हमें कॉटन मिला, फिर उस कॉटन को कहाँ पर किसी भी कॉटन इंडस्ट्री के अंदर उस चीज को प्रोड्यूस किया गया, उसको चेंजमेंट किया गया, उससे कॉटन क्लॉथ्स बनाए गए, वो सारी चीजें. वैसे ही हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हम मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनको अलग अलग चीज के अंदर मोल्ड करते हैं. और माइनिंग है, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज है, वहां से हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर बाद में वहां से कोल को अलग अलग जगह भेजते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए हमें काम आता है और अलग अलग जगह पर काम आता है. अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज को हम काफी तरीके से, काफी बेसिस के ऊपर कई डिफरेंट टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के बेस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. कौन सी होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? जिनके अंदर रॉ मटेरियल क्या यूज होता है, क्या तो कोई एनिमल प्रोडक्ट या फिर कोई प्लांट प्रोडक्ट. जैसे कि आपकी वूल है, वो हमें कहाँ से मिलती है? शिप से मिलती है, तो वो क्या हो गया? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का पार्ट हो गया. फिर बाद में आपके वूलन क्लोथ्स बनते हैं और काफी चीजें बनती हैं. आपका लेदर सेक्टर है, वो भी कहाँ से हो गया? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का पार्ट हो गया, बिकॉज हमें लेदर कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होगी? जिनके अंदर हम मिनरल ओर्स को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल. जैसे हम आयरन की जो इंडस्ट्रीज होती है वो किससे बेस्ड होती है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, बिकॉज उसके अंदर हम आयरन निकालते हैं, आयरन को अलग अलग चीजों में मोल्ड करते हैं, आयरन के साथ कुछ मिलाते हैं, उससे फिर स्टील बन जाता है, तो वो आपकी हो गई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होगी? जिनके अंदर हम एज अ प्रोडक्ट सी और ओशियन के अंदर जो चीजें हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं. अगर आप फिश को यूज कर रहे हो किसके लिए? फिश ऑयल के प्रोडक्शन के लिए. और आज के टाइम पे काफी ट्रेंडिंग भी है, बिकॉज फिश ऑयल इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, तो वो किसके अंदर आ गया? मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होगी? जैसे आपकी पेपर इंडस्ट्रीज है और कुछ फार्माक्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज हैं, बिकॉज हम उनके अंदर क्या करते हैं? फॉरेस्ट की काफी चीजें हैं जिनको हम हमारे मेडिसिन पर्पज के लिए यूज करते हैं, हम पेपर बनाने के लिए ट्रीज का यूज करते हैं, तो वो क्या हो गई? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. अब हम इंडस्ट्रीज को साइज के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं. साइज के बेसिस पे दो टाइप होते हैं, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर कम कैपिटल यूज होती है, कम टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो आपकी स्मॉल स्केल हो गई. और लार्ज स्केल जिनके अंदर ज्यादा कैपिटल, ज्यादा टेक्नोलॉजी. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपके 3 पार्ट आते हैं. एक आपकी होती है माइक्रो इंटरप्राइजेस, जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अराउंड होगी और उनका पूरा ओवरऑल टर्नओवर कितना हो गया? नियर अबाउट 5 करोड़. स्मॉल इंटरप्राइजेस कौन से होंगी? जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है? 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़. मीडियम इंटरप्राइजेस कौन सी होगी? जिनकी इन्वेस्टमेंट नियर अबाउट 50 करोड़ और टर्नओवर नियर अबाउट 250 करोड़. और फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी? जो इनसे आगे है, 250 करोड़ से आगे है, वो आपकी क्या हो गई? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो गई. अब ओनरशिप के बेसिस पे भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला है आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. वो इंडस्ट्री जो किसी भी इंडिविजुअल की है या फिर किसी भी 3-4 ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की कोई भी कंपनी है, वो क्या हो गई? आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. सेकंड आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होगी? जिसके अंदर गवर्नमेंट का भी शेयर है अच्छा खासा और किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल का भी शेयर है, वो तो आपकी हो गई ज्वाइंट सेक्टर. सॉरी, उल्टा हो गया. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या हो गई? जो प्योरली गवर्नमेंट बेस्ड है, वो आपकी हो गई पब्लिक सेक्टर. फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होगी? जिसके अंदर 50% शेयर आपकी गवर्नमेंट का भी है और कुछ शेयर आपका किसी भी इंडिविजुअल का भी है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मारुति उद्योग लिमिटेड. नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी हो गई? जिनको कौन ऑपरेट करते हैं? जो उस चीज के प्रोड्यूसर्स हैं और सप्लायर है रॉ मटेरियल के, वही उस चीज इंडस्ट्री को ओन करते हैं, साथ में उनके वर्कर्स भी काम करते हैं और वो सब कुछ मिलकर उन इंडस्ट्रीज को रखते हैं, ओन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी, ये एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है. कि एक तो देखो क्या होता है कि जैसे आपका अमूल है, अमूल एक फूड बेस्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, कंपनी है, तो उसके अंदर क्या है कि वो कहीं कहीं से, फार्मर से कहीं कहीं से अपने मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अपना मिल्क कलेक्ट करते हैं, बाकी चीजें कलेक्ट करते हैं.
तो वो अलग फैक्टर हो गया, वो कोऑपरेटिव के अंदर नहीं आएगा। कोऑपरेटिव के अंदर क्या आएगा कि आपके पास खुद की, आपके पास आपके एनिमल्स हैं, चाहे वो फेलो है चाहे वो काओ है, खुद के पास है, आप खुद मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो और खुद मिल्क प्रोड्यूस कर कर फिर खुद ही उस चीज को आगे मोल्ड कर रहे हो, चेंज कर रहे हो और फिर खुद ही मार्केट के अंदर उस चीज को अपने नाम से ही सेल कर रहे हो। तो वो आप कहाँ पर आ गए, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में, कि प्रोड्यूसर भी आप हो, रॉ मटेरियल भी आपका है, उस चीज को आगे भी प्रोड्यूस आप कर कर और फिर आप ही उस चीज की वर्कर के साथ मिलकर सारी प्रोसेसिंग कर रहे हो। तो आप किसका पार्ट आ जाओगे, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का। अब देखते हैं इंडस्ट्रीज पॉलिसी का रिफॉर्म कैसे कैसे हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले आपकी आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया। सारा ध्यान कहाँ था, प्राइवेट सेक्टर पर नहीं था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के ऊपर ध्यान था। और प्रॉब्लम क्या फेस हुई कि गवर्नमेंट के जो क्लैशेस थे वो पब्लिक सेक्टर के साथ भी काफी अच्छी तरह यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। साथ में एक प्रॉब्लम थी रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम। रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम क्या थी कि पहले क्या होता था, इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा पेपर वर्क का होना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना, वहां से परमिशन लो वहां से परमिशन लो, बहुत सारी इतने तामझाम हो जाते थे कि इंडस्ट्री सेटअप करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1956 के अंदर। इसके अंदर थोड़ा बहुत प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया गया और प्राइवेट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी रह गई और जो स्टेट थी, गवर्नमेंट थी, वो भी काफी ज्यादा ओवरबर्डन उस चीज के ऊपर हो गई। फिर आपकी आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। उसके अंदर क्या हुआ, ज्यादा कुछ फॉरेन से रिलेटेड, कोलैबोरेशन से रिलेटेड कोई भी ज्यादा चेंजमेंट नहीं आया। कुछ चीजों का प्रोडक्शन जो था वो काफी लिमिट हो गया, जिससे प्रॉब्लम आने लगी और जो फंड्स की अवेलेबिलिटी थी वो भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। बिकॉज हमें याद हो तो यहाँ पर वैसे भी इमरजेंसी की सिचुएशन थी, इससे पहले इंडिया बैक टू बैक 3 वॉर्स को झेल चुका था, तो कंडीशन काफी खराब चल रही थी। फिर आपकी आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980, जिसके अंदर कुछ इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई। जीडीपी जो था वो कम होता जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जो थी वो काफी यहाँ पर इफेक्टिव थी, फंड्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर भी इतनी अच्छी तरह नहीं बन पाई। फिर आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1990 में आई। उसके अंदर क्या हुआ कि सबसे मेजर प्रॉब्लम थी कि वहां पर भी स्मॉल सेक्टर प्रमोट नहीं हो पाया, जिससे कि आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिली। फिर एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया 1991 के अंदर, जिसने इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत मेजरली इफेक्ट किया, उसको बूस्ट भी किया और इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर एक नए पड़ाव के ऊपर चला गया। अब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को ब्रीफ में देखते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। यहां से इंडस्ट्रियल सेक्टर चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, बिकॉज क्या क्या फीचर्स थे ऐसे जहां से इंडस्ट्रियल सेक्टर चेंज हो गया। पहला था डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब तक क्या हो रहा था इंडिया के अंदर 1991 तक कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, मेनली सारा पब्लिक सेक्टर का जमाना था, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया कि गवर्नमेंट ने चेंज किया अपने माइंड को और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अब हम प्राइवेट सेक्टर को मौका देंगे, प्राइवेट कंपनीज को मौका देंगे, इंडियन कंपनीज को भी, साथ में बाहर की फॉरेन कंपनीज को भी, और कुछ सेक्टर्स को छोड़कर, कुछ सेक्टर्स के ऊपर तो हम अपनी मोनोपोली रखेंगे, उसके अलावा बाकी सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देंगे। उस टाइम पर 1991 में गवर्नमेंट ने 5 कोर एरियाज ऐसे चुने जहां पर गवर्नमेंट रहेगी, बाकी सेक्टर्स में प्राइवेट को अलाउड किया। वो कौन कौन से थे, आपका आर्म्स का सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी का सेक्टर, मिनरल ऑयल्स का, रेल ट्रांसपोर्ट का और माइनिंग का। इन 5 जगह पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया यहाँ सिर्फ हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी चीजें प्राइवेट के लिए छोड़ देंगे। अब करंट की सिचुएशन देखें तो करंट में सिर्फ एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस, ये 2 सेक्टर ही ऐसे हैं जहां पर पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस है। उसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स में कौन डोमिनेट है, प्राइवेट सेक्टर। एक चीज आई डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग का क्या मतलब था कि 1991 से पहले कोई इंडस्ट्री सेटअप भी करना चाहे तो भी वो इंडिया के अंदर नहीं करना चाहेगा। सपोज करो कोई इंडिविजुअल है, उसको मतलब है अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने से अपने प्रॉफिट से,
ठीक है, उसका कोई इंडिया के लिए प्यार नहीं है, कोई किसी और कंट्री के लिए नहीं, तो वो क्यों ही इंडिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेगा? बिकॉज इंडिया के अंदर तो इतना पेपर वर्क है, इतना तामझाम है, वहां मिलो चीजें प्रोसेस करने में। जो इंडस्ट्री वो 6 महीने में किसी भी और कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश कर सकता था, उसको परमिशन और पेपर वर्क की वजह से इंडिया में 2 साल लग रहे हैं। तो क्या वो इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करेगा? नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अब उसने डी लाइसेंसिंग का सिस्टम वो 1991 के बाद लेकर आई कि अब आपको सभी सेक्टर्स के लिए लाइसेंस की, ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने सिर्फ 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए उस चीज को कंपलसरी किया, बाकी जगहों पर काफी लीनियंसी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। वो 4 सेक्टर कौन कौन से थे? जो सेफ्टी से रिलेटेड थे, बेसिकली आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह में, बिकॉज उस चीज में आप नेग्लिजेंस नहीं रख सकते, बिकॉज वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। आपकी जो स्पेसिफिक हजार्डस केमिकल से रिलेटेड चीजें थी, वहां पर आप नेग्लिजेंस नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीबडी नोज अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और सिगार्स और सिगरेट ऑफ टोबैको इंडस्ट्री, सिर्फ इनको छोड़कर गवर्नमेंट ने हर जगह पर काफी लीनियंसी रखी लाइसेंस से रिलेटेड, और उसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट होना स्टार्ट हुआ, बिकॉज लोग, इंडिविजुअल्स अट्रैक्ट होने लगे कि यस, अब हम इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट था डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने स्टेक्स को रिड्यूस करना स्टार्ट किया, कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर से अपने इंटरफेरेंस को कम करना स्टार्ट किया, पब्लिक सेक्टर को कम और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा करना स्टार्ट किया। उसके अलावा था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले क्या था कि इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं था। अब उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि मान लो कोई इंडिया का इंडिविजुअल है, वो इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, बट उसके पास फंड्स की कमी है, उसको इंडिया से फंड नहीं मिल रहे, वो फॉरेन से फंड ले सकता है किसी भी कंपनी के साथ, फॉरेन की वो साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके साथ कोलैब होकर कुछ कर सकता है, बट वो चीज इंडिया में पहले अलाउड ही नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि 1991 की पॉलिसी के अंदर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर, फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया गया कि यस, वो भी मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स इंडिया के अंदर रख सकते हैं, और वो अपनी कंपनी भी, फॉरेन कंपनीज भी इंडिया के अंदर आ सकती हैं और वर्क कर सकती हैं, जैसे आज के टाइम पे आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट सभी वर्क कर ही रही है। तो पहले तो प्रायोरिटी ये चीजें थी 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज के अंदर, जब गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में कितने किया था, नियर अबाउट 51% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने उस चीज को 74% तक अलाउड किया, और अब आज के टाइम पर आपको ऐसे सेक्टर्स मिलेंगे इंडस्ट्री के अंदर जहां पे 100% ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। नेक्स्ट है, इवन आज के टाइम पे आपके रेलवे से रिलेटेड भी चीजें हैं जहां पर पूरी 100% आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड मिलेगी। नेक्स्ट है फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। पहले क्या होता था कि सपोज आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, आप वो फॉरेन से नहीं ला पा रहे, बट अब वो चीजें बहुत ईजी हैं। आपको किसी टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए, कोई भी बाहर से किसी कंपनी के साथ आप एग्रीमेंट करना चाहते हो, किसी भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड, कोई भी चीज से रिलेटेड, वो अब आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर थी, जिससे कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट अप हुआ। अब देखते हैं करंट स्टेटस इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या है। करंट स्टेटस की बात करें तो काफी स्टेगनेंट सा है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखा रहे हैं। एक टाइम पीरियड था आपका 2003 टू 2008, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ऐसा माना जाता है कि वो एक टाइम पीरियड था जिसको हम ड्रीम रन कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एक मैसिव ग्रोथ दिखाई थी। वो ग्रोथ उस टाइम पीरियड के बाद अब तक नहीं देखी गई। अगर वो सेम ग्रोथ अगर आज भी हम कर रहे थे तो मे बी हम इकोनॉमी में और ज्यादा ऊपर होते, एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा ज्यादा होती, और चीजें अलग होती, बट अभी ऐसा नहीं है। हम ग्रोथ कर रहे हैं पर बहुत स्टेगनेंट ग्रोथ है, कोई मैसिव ग्रोथ हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। भले ही एलपीजी रिफॉर्म्स आए, सारी चीजें, बट इंडिया के अंदर फिर भी आज इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बहुत कमी है, जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ स्टेगनेंट ही है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आज भी स्टेगनेंट है? पहला, इनएडुकेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, कि काफी जगहों पर आज भी हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में पीछे हैं, हम ग्लोबली compete नहीं कर पा रहे। मेजर रीजन है करप्शन एंड रेड टेप। करप्शन बहुत ज्यादा है, आप
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखोगे, कुछ भी देखोगे, आपको हर जगह करप्शन मिलता है। बिना रिश्वत के आज भी इंडिया में काम निकलवाना बहुत मुश्किल है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी आपको पेपर वर्क बहुत मिलता है, आपको बहुत इजीली आपका काम कराना है, लाइसेंसिंग काम कराना है, कोई भी करवाना है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर जगह पर आपको इतना करप्शन मिलता है कि आपकी चीजें इजीली नहीं हो पाती, चीजें लेट ही रहती हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी डोमिनेंस, आज भी हमारी कंट्री इनफॉर्मल इकोनॉमी पर जी रही है, स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज भी आपको ऐसे सेक्टर्स मिलते हैं जहां पर कोई भी फ्रेमवर्क से काम होता ही नहीं है, सारी चीजें इनफॉर्मली ज्यादा है, सारे काम ब्लैक मनी ज्यादा है, वो चीजें ज्यादा है जो एक लेवल अप इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। स्किल मिसमैच, आज भी हम स्कूल्स में एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ हम बुक्स को याद करते हैं, जो बुक में लिखा वो याद कर लिया। बहुत रेयर ऐसा होता होगा कि आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो, आपने साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट देखा और वो एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर रहे हो खुद से विदाउट एनी टीचर हेल्प। नो, आज भी इंडिया की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इंडिया की स्किल डेवलपमेंट आज भी इतनी अच्छी नहीं है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ग्लोबल लेवल पर आज भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के मामले में compete नहीं कर पा रहे, बिकॉज जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स हमारे पास है ही नहीं। मेनली आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स मिलेंगे आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। उन वर्कर्स को, सिर्फ उन वर्कर्स की मजबूरी है कि उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, इसलिए उनको वहां पर काम करना पड़ रहा है, लेकिन उनको उस काम की एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, उनकी कंडीशन भी काफी वर्स्ट है और वो सिर्फ काम कर रहे हैं, बट उनको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि उनको कैसे करना है, कितनी एफिशिएंसी से करना है, और वो सारी चीजों के अंदर हमारा इंडिया आज भी पीछे है। एज पर अगर हम स्किल इंडिया की रिपोर्ट देखें, इंडिया की, जिसमें हम वर्ल्ड में नंबर 1 आते हैं पॉपुलेशन के अंदर, फिर भी सिर्फ 5% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो फॉर्मली स्किल्ड है इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर के हिसाब से। वहीं अगर हम अदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, अगर आप यूके के देखोगे 68% तक उनकी पॉपुलेशन स्किल्ड है, 75% तक जर्मनी की स्किल्ड है, इसीलिए वो इन सेक्टर्स में इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है। फिर सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज एंड रेजिलियंस, इसके अंदर क्या है कि आज भी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके भरोसे हम बाहर से काम ले रहे हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बढ़ता है, हमारी ड्यूटीज बढ़ती है, हमारा पैसा इंडिया से बाहर ज्यादा जाता है, इंडिया के अंदर कम आता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आज भी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी स्टेगनेंट है और हम उस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव देखते हैं, व्हाट इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब हम सबको पता है ये इनिशिएटिव 2014 में आया था, बट फिर भी स्टिल ये रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए। यस इट इज, बिकॉज कि अभी 2024 के अंदर स्किल इंडिया को 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहा था ना। गवर्नमेंट बदली है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, अब भी वही प्राइम मिनिस्टर हैं, ना गवर्नमेंट बदली, और इस स्कीम के अंदर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होता रहता है। मेक इन इंडिया 2.0 इंट्रोड्यूस हो चुका है, साथ में इसके 10 इयर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो यस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर यूपीएससी एग्जाम। कंपेन क्या था, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे, इनोवेशंस लेकर आएंगे, स्किल डेवलपमेंट होगी, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, बेस्ट क्लास का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। ये मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव था, हम सब कुछ ट्राई करेंगे, हम सब कुछ इंडिया में बनाए। अब इससे क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या था कि 12 to 14% पर एनम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इंक्रीजमेंट हो, ग्रोथ रेट बढ़े, साथ में 2022 तक जिसको क्या कर दिया गया 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया कि हमें नियर अबाउट 100 मिलियन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को क्रिएट करना है। पहले ये टारगेट था हमारा 2022 तक हम इसको फुलफिल नहीं कर पाए, अब कर रखा है 2025 तक। और साथ में हम क्या करेंगे कि हमें इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ रेट पर लेके जाना है कि नियर अबाउट 25% जीडीपी के अंदर शेयर किसका हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो। और ये भी टारगेट कब तक हमें पूरा करना है, 2025 तक, मतलब अभी जो साल स्टार्ट हुआ है उसी के अंदर। कुछ पिलर्स क्या क्या हैं मेक इन इंडिया के। पहला पिलर है आपका न्यू प्रोसेसेस, कि हमें
एज ऑफ डूइंग वर्क को रिकॉग्नाइज करना है, मतलब कि हमें काम को आसान करना है, कि लोगों के लिए बिजनेस करना आसान करना है। हम नॉर्मली देखते हैं, हम आप किसी भी घर मिडिल क्लास फैमिली में जाओ, उनका मोटिव ही नहीं है अबाउट बिजनेस, बिकॉज सबको लगता है बिजनेस बहुत रिस्की है, बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स है। सभी क्या चाहते हैं, एट लास्ट गवर्नमेंट जॉब, ताकि आपको सैलरी चाहे कम मिले ज्यादा मिले, बट एक सिक्योर्ड अमाउंट आपके पास हर मंथ आए। तो वो एक मेजर रीजन है कि एक स्टार्टअप से रिलेटेड, एक बिजनेस से रिलेटेड एक फोबिया है, चीजें हैं, और वो फोबिया होना भी जायज है, बिकॉज इंडिया के अंदर वो चीजें आज भी प्रॉब्लमेटिक हैं। तो उन सारी चीजों को गवर्नमेंट चाहती है कि वो चीजें खत्म हो। नया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया चाहती है कि वो वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज हमारी बन सके। नए सेक्टर्स जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स काफी सेक्टर्स के लिए ओपन की गई, जैसे आपका डिफेंस प्रोडक्शन है, इंश्योरेंस है, मेडिकल डिवाइसेस है, इनके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके अंदर पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी, लेकिन अब इनके अंदर भी अलाउड है। न्यू माइंडसेट, गवर्नमेंट का अब जो माइंडसेट है वो अलग है इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर, जो एक टाइम से पहले हुआ करता था। वो अब नए माइंड्स को प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट इंटरप्रेन्योर्स से रिलेटेड फायदे की बात करने में इंटरेस्टेड है। गवर्नमेंट काफी इंटरेस्टेड है कि यस, अब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप कर पाए। इसी तरीके से मेक इन इंडिया की 2.0 फेज आई, जो अभी चल रही है। इसके अंदर उन्होंने और 27 सेक्टर्स को इंक्लूड किया, जिससे कि इंडिया को एक ग्लोबल लेवल के ऊपर हम मैन्युफैक्चरिंग में भी टॉप के अंदर ला सके। अब मेजर इनिशिएटिव्स, कुछ स्कीम्स जो मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव्स के बाद ही आई और उसी के अंदर इंक्लूडेड है। पहली है इंपॉर्टेंट, ये 2023 के प्रीलिम्स में आपसे पूछी भी गई थी ये स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या है, काफी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है, और इसका मोटिव है एक्सपोर्ट को बूस्ट करना बाय कवरिंग 14 की सेक्टर्स को कवर कर इस स्कीम का क्या मतलब था, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना और साथ में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन। इस स्कीम की प्रोग्रेस अगर हम देखें तो एज ऑफ जुलाई 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो अभी तक इस स्कीम के अंडर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, टोटल रुपीज 1.23 लाख करोड़, और अप्रोक्सीमेटली इस स्कीम के अंडर 8 लाख जॉब्स भी जनरेट हुई। अब तक का ये डाटा है इस स्कीम का, आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आपकी पीएम गति शक्ति, इसको किसके लिए लॉन्च किया गया था, कि हम इंडिया को 2025 तक यूएसडी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, उसके लिए स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस स्कीम ने किस चीज पर फोकस किया, मल्टी मॉडल्स बनाने के ऊपर, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के ऊपर, साथ में 7 प्राइमरी इंजन के ऊपर इस इनिशिएटिव ने काम किया। आपका रेलवे, हेलीपोर्ट, रोड, पोर्ट, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मेनली हमने लास्ट क्लास के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, उसी को इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए स्कीम थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा तो इकोनॉमी भी वहां पर बूस्ट जरूर होगी। तो ये है आपकी पीएम गति शक्ति। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट। इस स्कीम को अप्रूव किया गया था 2021 में। सिंपल सा मोटिव है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ज्यादा बूस्टअप करना। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, बजट के अंदर भी इसके बारे में बात करती है, और वैसे भी अलग अलग स्कीम से सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बात गवर्नमेंट करती रहती है। नेक्स्ट आपका नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। इसके अंदर गवर्नमेंट का सिंपल है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बढ़ाना, उसके अंदर और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, प्रोसेस को आसान करना, और एक स्किल मैन पावर आपको लॉजिस्टिक पॉलिसी डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, उसको भी तैयार करना। और गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 तक हम इंडिया के अंदर, जो हमारी इंडिया की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसके अंदर हम टॉप 25 के अंदर आना स्टार्ट हो जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के ऊपर इंडिया बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। आपने स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में देखा होगा कि इंडिया बहुत जल्दी से चाहती है कि वो स्मार्ट सिटी मिशन को कंप्लीट करे। अलग अलग सिटीज के अंदर डेवलपमेंट चल रही है, वो सारी चीजें भी किसके लिए, टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। स्टार्टअप इंडिया, इंडिया आज के टाइम पे स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। गवर्नमेंट बैक टू बैक पॉलिसी स्कीम्स लेकर आती है, जिससे कि हमारा स्टार्टअप का जो एक इनिशिएटिव है कि लोग स्टार्टअप्स करें, नए नए बिजनेसेस स्टार्ट करें, और पहले के कंपैरिजन में स्टार्टअप्स आज के टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्ट हो भी रहे हैं। इसीलिए दिसंबर 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली विद
148931 DBT recognized startups that have generated over 15.5 lakh डायरेक्ट जॉब्स। तो ये काफी जॉब सेक्टर हो जाती है। अब कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं। जैसे आपकी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 है, उसको कौन पब्लिश करता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये 2020 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था और अभी भी इसको रिपोर्ट को गवर्नमेंट पब्लिश करती है, जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो पब्लिश करता है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना यहाँ पर वर्ल्ड है, यहाँ पर ग्लोबल है, सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इसको कौन पब्लिश करता है? हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल। और आपका कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।